दोस्तों, यूरोप से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी लोग जब भी यूरोप शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कुछ ख्याल आते हैं, जैसे कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेरी हाई एवरेज सैलरीज, मैच्योर इकोनॉमी, सोशल सेफ्टी और एक शानदार और कंफर्टेबल जिंदगी। इनफैक्ट दुनिया की कुछ सबसे अमीर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा भी यूरोप में ही सिचुएटेड है। और उन्हीं में से दुनिया की सबसे अमीर कंट्री लग्जमबर्ग हम पिछले साल घूमने भी गए थे, जहां हमने देखा कि लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल फ्री है और लोग एक बड़ी ही आरामदायक जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये कहानी यूरोप की सभी कंट्रीज की सच्चाई नहीं है। और अगर आप यूरोप के सभी देशों की जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट चेक करोगे तो उस लिस्ट के बिल्कुल आखिर में एक नाम आपको देखने को मिलेगा और वो है मोल्दोवा, यानी कि द कंट्री विद द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इन यूरोप, जिसका मतलब है कि लोएस्ट एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द पूरेस्ट एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रॉस्पेरिटी फॉर इट्स सिटीजन्स। यानी कि यूरोप की चकाचौंध में एक ऐसा गरीब देश जिधर का एक आम इंसान बाकी यूरोप के किसी एवरेज इंसान से कम खाना अफोर्ड कर सकता है, कम बिजली, कम पानी, कम फ्यूल, कम गैस और बाकी चीजें भी। बाकी यूरोप से कंपेयर करें तो मोल्दोवा देश इतना गरीब है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फॉरेन रेमिटेंस डिपेंडेंट कंट्रीज इन यूरोप। यानी कि मोल्दोवा देश के लोग यूरोप के दूसरे देशों में काम करके अपने घर पे पैसा भेजते हैं ताकि उनके घर वाले मोल्दोवा में ठीक से गुजारा कर सके। और ये लोग बाहर की रेमिटेंस पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि अगर इस देश में बाहर से पैसा आना बंद हो जाए तो इस देश की 20% जनता पोवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगी। अगर आप मोल्दोवा देश की ज्योग्राफी देखोगे तो ये नॉर्थ, ईस्ट और साउथ तीनों साइड से घिरा हुआ है यूक्रेन देश से और इसके वेस्ट में पड़ता है रोमानिया। मोल्दोवा एक फॉर्मर यूएसएसआर मेंबर थी और इस देश में काफी ज्यादा रशियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है और इसी वजह से पिछले कुछ सालों में रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से इस देश में प्राइसेस और इन्फ्लेशन हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। यानी कि लोकल्स के लिए एक आम जिंदगी जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और यूरोप के सबसे बड़े, सबसे महंगे, सबसे अमीर देश घूमने के बाद आज की वीडियो में हम चलने वाले हैं मोल्दोवा और हम खुद जाके वहां एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि यूरोप का गरीब दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कैसा हो सकता है। हमने दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज देखी, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में देखी, अफ्रीका के काफी ऐसे अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स या देश, टेरिटरीज एक्सप्लोर करी जिधर गरीबी से बुरा हाल है। लेकिन यूरोप में हमने देखा तो हमेशा वही चकाचौंध। लेकिन आज हम चल के देखने वाले हैं यूरोप के इस देश मोल्दोवा की कहानी। बाकी फिलहाल मैं हूँ रोमानिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी बुखारेस्ट में। मेरे पीछे इस एयरपोर्ट से मेरी मोल्दोवा की फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 40 मिनट बचे हैं। तो चलते एयरपोर्ट के अंदर और बोर्ड करते हैं अपनी फ्लाइट टू किशिनाउ, द कैपिटल सिटी ऑफ मोल्दोवा। दोस्तों, वक्त हुआ है सुबह के 6:18 और 6:55 पे मेरी फ्लाइट है बुखारेस्ट से किशिनाउ मोल्दोवा की, यानी कि अभी से 35-37 मिनट बाद में। अच्छी बात यह है कि मैं पहले बोर्डिंग पास ले गया था, चेक इन करा लिया था, बैग ड्रॉप ऑफ कर दिया था। अब अपने को सीधा सिक्योरिटी के थ्रू जाके फ्लाइट बोर्ड करनी है, अपना गेट ढूंढ के। एयरपोर्ट का हाल देखो, इवन बुखारेस्ट में भी ये हाल है एयरपोर्ट का, रिपेयर वगैरह चल रहा है, कंस्ट्रक्शन। चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बोर्डिंग पास मेरे हाथ में है और हालांकि मेरे पास मोल्दोवा का वीज़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास 5 साल का शेंगन वीज़ा है और शेंगन वीज़ा के बेसिस पे मोल्दोवा आप एंटर कर सकते हो। हालांकि एयरलाइन स्टाफ को ये चीज़ पता नहीं थी और काफ़ी देर उन्होंने रिसर्च करी, पर फाइनली जाके मेरे को मेरा बोर्डिंग पास दे ही दिया। सिक्योरिटी होगी अपनी टाइम से ही। गेट नंबर है अपना 36, 1 से 43 है उधर। तो चलो चलते हैं। बजट एयरलाइन है, विज एयर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ आज मैं, पर छोटी फ्लाइट होने वाली है। अरे इमिग्रेशन भी होगी यार मेरी तो अपने गेट पे। लेट हो गए, 20 मिनट में तो उठ जाएगी। इमिग्रेशन होगी और टाइम आप खुद देख लो, 6:34 हो गए। गेट पे चलते हैं। पूछ रहे थे कि भी आपने रोमानिया में क्या करा, क्यों आए हुए थे। 1 हफ्ता ही रहा था, पर फिर भी इतने सवाल जवाब, जाते वक्त भी, कंट्री छोड़ते टाइम भी। इवन जब मैं एयरलाइन के काउंटर पे भी था ना, बोर्डिंग पास ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि ना आपका इंडियन पासपोर्ट है, इसलिए किसी वजह से मैं इशू नहीं कर पा रहा आपको बोर्डिंग पास। बड़ी मुश्किल से हुआ था, पर हो गया। चलो अब सारा काम फ्लाइट बोर्ड करते हैं। सारे जा चुके, मैं ही रह गया। चलो बोर्डिंग गेट से बस में लिटरली आखिरी बंदा मैं था जो आया था, आखिरी इंसान। बस पहुंच गए टाइमली। कोई भी चीज़ थोड़ी भी डिले होती है तो मिस हो जाती है अपनी। 13A है अपनी, 2 ही है तो। खिड़की वाली है। चलो
हालांकि मोल्दोवा में भी पहुंचे नहीं है, लेकिन मोल्दोवा देश अपनी विनेरीज और वाइन के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और मेरे साथ में जो जनाब बैठे हैं वो ऐसे लग रहा है मानो कि पूरी वाइनरी की दारू अकेले ही पी के आ गया। चले गए, अब नहीं है, शायद किसी और सीट पे चले गए। अब सांस आ रही है। Apoi tu jechał ci de oxygen mask, acum vă vom cum se folosesc măștile de oxygen. The oxygen masks are located in the panel above your head. Măști cu oxygen sunt plasate în panouri deasupra capului. Keeping doors in park and cross-check. इमिग्रेशन पे हालांकि मैं सबसे आगे था, लेकिन सभी लोग निकल गए। लास्ट तक मुझे रोक के रखा गया कंफर्मेशन के लिए कि मैं एंटर कर सकता हूँ नहीं कर सकता। एक बार बैग ले लेते हैं, बताता हूँ। बेल्ट पे से सारे बैग्स शायद जा चुके हैं, बस मेरा ही बचा हुआ था। मैं फ़्लाइट से लास्ट सीट में उतरा था, तो बस में चढ़ा तो सबसे आगे आगे ही खड़ा था, बस के फ्रंट डोर के आगे। बस जैसे ही अराइवल पे आई उतरती मैं सीधा इमिग्रेशन पहुँच गया। अब हालांकि जो लेन्स थी कॉमन लेन्स थी सभी पासपोर्ट्स की, लोकल जो थे यहाँ के, यूरोपियन यूनियन का पासपोर्ट था वो भी, और ऑल पासपोर्ट्स वाले भी, सब सेम ही काउंटर्स पे लगे हुए थे क्योंकि बाकी काउंटर्स बंद थे। अब मुश्किल से 2 मिनट के अंदर ही मेरा नंबर आ गया, पर मेरा पासपोर्ट देख के उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया। इधर इमिग्रेशन ऑफिसर ने, लेडी थी एक, तो उन्हें पता नहीं था कि भी कैसे एंटर कर सकते हैं, किस वीज़ा के बेसिस पे आएगा, क्योंकि मोल्दोवा का वीज़ा नहीं था। तो उन्होंने साथ वाली से पूछा शेंगन वीज़ा पे आ सकता है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है? तो वो बोली पता नहीं मुझे। तो फिर मेरे साथ से लोकल लोग आ रहे, कम से कम 15 लोग 20 लोग मेरे साथ वाले काउंटर पे स्टैंप लगवा के चले गए, पर उन्होंने कन्फ्यूजन के चक्कर में काफ़ी देर स्टैंप नहीं मारी। मेरा पासपोर्ट चेक करते रहे। इसी पासपोर्ट पे मेरा यूएस का वीज़ा था 10 साल का, यूके का वीज़ा था, शेंगन वीज़ा 5 साल का, सारे वीज़ाज भरा पड़ा था पासपोर्ट। तो वो देख रहे थे और फिर मेरे से पूछ रहे कि भाई क्यों आए हो, किस लिए आए हो, यहाँ से कहाँ जाओगे। फिर मेरी होटल बुकिंग भी चेक करी, और फिर फाइनली जाके उन्होंने मेरे पासपोर्ट को स्टैंप कर दिया। लेकिन तब भी पासपोर्ट लौटाए नहीं, वो तब भी किसी कन्फ्यूजन में थे। वो कोई लिस्ट देखने लगे इंडियंस की, पर फिर फाइनली जाके जब उन्हें यूँ लगा कि भी ठीक है जा सकता है, तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने लौटाया। अब आगे मैंने बैगेज बेल्ट से बैग लिया है और अब यहाँ से अपन पहुँचेंगे सिटी सेंटर की तरफ। बाकी एयरपोर्ट कोई खास बड़ा ही नहीं लग रहा, रशियन में अनाउंसमेंट्स हो रही थी। बैग्स उठाते फारिग तो हो गए, चलते अब अपन बाहर, कोशिश करते कोई बस मिल जाए तो शहर तक जाने की। बाहर अराइवल पे आ गया एयरपोर्ट के मैं, कुछ ऐसा दिखता है इनका इलाका बाहर निकलते ही। अभी चलते हैं बाहर। बारिश हो रही है बाहर तो भाई फंस गए, मीठी मीठी ठंड भी हो रही है। वो सामने है मेरे ख्याल से बस स्टॉप, बस खड़ी भी उधर, 30 नंबर बस है जो मेरे ख्याल से जाएगी मेन सिटी सेंटर की तरफ। थैंक यू। टैक्सी वाले पूछने लग रहे चलोगे क्या। बस में अगर वीज़ा कार्ड से ही सीधा हो जाएगी टिकट तो बढ़िया है, टैप करते ही। अगर अलग से लेनी पड़ेगी तो देखना पड़ेगा कहाँ से मिलेगी। मैं बस तक पहुँचा जैसे ही इतनी देर में बस चल पड़ी, अब अगली का इंतज़ार करते हैं। बाकी ये इनकी कैपिटल सिटी है, इनके हिसाब से बड़ी सिटी है, हालांकि इतना बड़ा देश नहीं है। चल के बेहतर जानेंगे, आपको बताऊंगा इस देश के बारे में चीज़ें। लेकिन एयरपोर्ट्स मोस्टली आपको सिमिलर से ही दिखेंगे, ज़्यादा फ़र्क दिखेगा नहीं दुनिया भर के एयरपोर्ट्स में। तो भी एयरपोर्ट तो काफ़ी बढ़िया सा लगा देख के, इतना ज़्यादा हम जज कर नहीं सकते कि यार लग तो नहीं रहा ये गरीब देश है। अभी तो हम सिर्फ एयरपोर्ट पे ही है, थोड़ा शहर में पहुँचेंगे तब आइडिया होएगा ढंग से। फाइनली बस आ गई दोबारा, आई होप कार्ड से पेमेंट हो जाएगी अंदर।
दोस्तों अगर ये यूरोप में सबसे गरीब है, तो अगर हम यूरोप में होते तो हम तो भिखारी होते। ट्रॉली बस से जस्ट मैं उतर गया इनके सेंटर में। ये जो इनकी स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट यही है, इसको ढंग से घूमेंगे। लेकिन जो बस थी, हालांकि आप देख रहे हो ऊपर इलेक्ट्रिक केबल से कनेक्टेड है सड़क के ऊपर, जिससे एनर्जी लेती है बसेज और चलती है। अब ये ट्रैम नहीं है, ये ट्रॉली बस है। फ़र्क ये है कि जो ट्रैम होती है वो रेल पे चलती है, लेकिन ट्रॉली बसेज के नॉर्मल बसों वाले टायर होते हैं, बस बिजली ऊपर से लेती है। रोड पे जो इलेक्ट्रिक तारें होती है उनसे कनेक्टेड होती है। इधर बाकी कबूतर बैठे खूब सारे, इधर से लोग निकल के आ रहे हैं। पता नहीं नीचे ट्रेन स्टेशन है या फिर रोड क्रॉस करने के लिए, आराम से देखेंगे इसे। फ़िलहाल मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग रही है, तो पहले कुछ खाने का तलाशते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को इस देश के बारे में बता ही देता हूँ। अगर आपने मेरी रोमानिया की वीडियो देखी है तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी शुरुआत करें तो मोल्दोवा यानी कि द रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा इज़ एन एंटायरली लैंडलॉक्ड कंट्री विच इज़ बॉर्डर्ड बाय रोमानिया टू द वेस्ट, और इसके नॉर्थ, ईस्ट और साउथ में भी यूक्रेन पड़ता है, तीनों साइड्स। जी हाँ, देखने से यूँ लगता है कि ब्लैक सी के बहुत नज़दीक है, लेकिन यूक्रेन का एक रेन फॉरेस्ट इसको बॉर्डर करते हुए गुजरता है और इसको ब्लैक सी का एक्सेस रोक देता है। और मोल्दोवा रिलेटिवली छोटा ही देश है, इसका एरिया 33-34 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर होगा। यूएसए की मैरीलैंड स्टेट जितना आप कह सकते हो, या फिर अपने इंडिया की केरला स्टेट जितना। बाकी कंट्रीज से कंपेयर करें तो ताइवान या बेल्जियम जो देश है, ऑलमोस्ट उन देशों से इसका एरिया कंपेयर किया जा सकता है। बाकी इधर की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है, लगभग 26 लाख के करीब लोग रहते हैं मोल्दोवा में। इनफैक्ट यूएसएसआर का पार्ट थी ये, और 1992 में यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज ही होती गई है। पहले माना जाता है इनकी 3.7 मिलियन थी 92 में शायद, और उससे पहले शायद 4 मिलियन से भी ज़्यादा मानी जाती है इनकी पॉपुलेशन, मतलब 40 लाख से ज़्यादा थी। आज के दिन रह गई सिर्फ 26 लाख इस देश में इन लोगों की पॉपुलेशन। संडे का दिन है, सुबह के 9:45 बजे है, फिर भी लोग बाग काफ़ी घूमते हुए दिख रहे हैं, और बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा देखने में मिल रहे हैं। सेम पैटर्न एरिट्रिया में भी था। एरिट्रिया देश की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है अफ्रीका में, और बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा देखने में मिलते थे। कम उम्र के लोग सारे देश छोड़ के जा चुके थे। इधर भी कुछ ऐसा सही है। हालांकि मोल्दोवा देश यूरोप कॉन्टिनेंट में तो पड़ता है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। दरअसल यूरोपियन यूनियन यूरोप के 27 देशों की एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो ट्रेड, लॉज और पॉलिसीज पे कोऑपरेट करते हैं। और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं है, हालांकि काफ़ी कोशिश कर रहा है मोल्दोवा देश यूरोपियन यूनियन में एंटर होने के लिए, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है जो आपको मीट करने होते हैं इस यूनियन में आने के लिए। पर ये काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर ज़रूर है, जिसमें 46 मेंबर स्टेट्स है पूरे यूरोप की, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पहले काउंसिल ऑफ यूरोप की मेंबर नहीं थी और सीधा यूरोपियन यूनियन की मेंबर बन गई हो। तो काउंसिल ऑफ यूरोप में तो यूरोप के सारे ही देश है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में आना इसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और क्यों है चैलेंज, ये बातें आप वीडियो में आगे भी जानोगे कि इस देश पे प्रेशर भी बहुत है कि यूरोपियन यूनियन में ना आए। मतलब ये आना भी चाहता है, लेकिन ये आ भी नहीं पा रहा या फिर आ भी नहीं सकता। अब थोड़ी सी टूटी फूटी सड़कें आने लगी, जैसे हम इनकी मेन रोड से थोड़ा सा लगे हुए एयरपोर्ट से दूर गए। बाकी एयरपोर्ट से यहाँ तक का रास्ता तो क्या लाजवाब था यार। और ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस है, सिचुएशन है इस देश के साथ ना, जब आप समझोगे इसी वीडियो में आगे कि भाई क्या क्या कारण है, इतना इन्फ्लुएंस कैसे है रशिया का यहाँ पे या फिर यूरोप का ही, वो सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे। इस रेस्टोरेंट पे आने की सोची थी मैंने तो, पर ये तो बंद लग रहा है मेरे को। हालांकि टाइम लिख रखा है सुबह 9 से रात के 10, ल्यूनेस से लेके डोमिनिका, यानी कि मंडे से लेके संडे तक हर रोज़। पर आज संडे है, सुबह के 10 बजे है, खुला नहीं है। अब ये लैंग्वेज आप सोच रहे हो कि मैंने कौन सी लैंग्वेज बोली। हाँ, ये इसको आप मोल्दोवन कह लो, इसको चाहे आप रोमेनियन कह लो, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज है। और ल्यूनेस और डोमिंगो स्पेनिश में बोलते हैं, और लैटिन से ही आती है मोल्दोवन भी या रोमेनियन भी, तो इसलिए काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इन भाषाओं में। एयरपोर्ट में बैठ के जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना टैक्सी का रेट चेक ही कर लूँ कि भी एयरपोर्ट से शहर तक के कितने पैसे दिखा रहा है। पर मैंने रियलाइज़ करा कि इस देश में ऊबर है ही नहीं। यूरोप में मेरे ख्याल से पहली कंट्री जो मेरे को याद है जिसमें ऊबर ना चलती हो, शायद वो यही होगी। लेकिन बाकी टैक्सी की ऐप्स हैं यहाँ पे, एक तो लेट्स है और दूसरी है यांडेक्स। यांडेक्स काफ़ी सोवियत कंट्रीज़ में चलती है, वो भी यहाँ पे ऑपरेट करती है। लेकिन फिर मैंने बस का इंतज़ार ही कर लिया इतनी देर। बाकी ये देखो ऊपर फ्यूल के रेट्स लिख रखे हैं। अभी आप देख लो, ये 22 का दिखा रहा है, 22। अब जो इनकी करेंसी है वो है मोल्दोवन ल्यू,
और एक यूएस डॉलर में ऑलमोस्ट 17 मोल्दोवन ल्यू होते हैं और एक ल्यू में अपने भारतीय 5.25 रुपये के करीब। तो उस हिसाब से तेल तो इतना महंगा नहीं लग रहा। बाकी क्या खिला खिला मौसम हो रखा है यार। इधर होटल बुक करा रखा है मैंने एक ऑलरेडी, उसकी तरफ जाने लग रहा हूँ। अगर अर्ली चेक इन दे दे तो, वरना एटलीस्ट बैग ही मैं रख दूंगा। बीच में एक ये बैठने की जगह है, कुछ बेंचेस, शानदार। दूसरी तरफ एक मार्केट लगी हुई है। ये होटल मेरे ख्याल से, हाँ यही होगा। ये रहा भाई कमरा अपना। इसके दिए मैंने एक रात के 70 यूरो, 140 यूरो दिए अभी, कैश में पेमेंट करी। और छोटी सी इधर बालकनी भी है। यूरोप कॉन्टिनेंट की लीस्ट विजिटेड यानी कि सबसे कम घूमे जाने वाली कंट्री और सबसे करीब कंट्री मोल्दोवा की कैपिटल सिटी किशिनाउ से एक नई सुबह में आप सभी का फिर से स्वागत है। मिनी मार्केट जो कि शायद बंद हो चुकी है। हालांकि इस देश में मैं कल सुबह काफ़ी जल्दी आ गया था, लेकिन मैंने डिसाइड करा कि कल का दिन मैं बिना कैमरे के, बिना रिकॉर्ड करे इस शहर को घूमूं, इस देश को थोड़ा बेहतर जानूं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, खुद को लोकली इतना ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाते। तो सड़कों पे लोग कौन सी ज़बान बोल रहे हैं, किस बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर कहाँ से है, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैंने खुद से जानने की कोशिश करी, ताकि आज के दिन मैं बेहतर आप लोगों को देश दिखा सकूं और समझा सकूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर हम यूरोप के सभी देशों की जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी के हिसाब से यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो सबसे नीचे लिस्ट में नाम आता है इसी देश का, मोल्दोवा का, जिसकी ईयरली जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी है 19,600 यूएस डॉलर्स। वहीं उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है लग्जमबर्ग देश का, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा 1.5 लाख यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी एक देश जहां लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, एक शानदार लग्जूरियस कंफर्टेबल ज़िंदगी जी सकते हैं। मर्सिडीज़ बेंज के पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि मर्सिडीज़ बेंज का है उसमें फ्री में सफ़र करते हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन फ्री है। वहीं उसी लिस्ट में ये देश भी है मोल्दोवा, जिधर की जीडीपी पर कैपिटा इतनी कम है कि लोगों के लिए बेसिक चीज़ें अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। और इसी वजह से मैं काफ़ी क्यूरियस था कि भी लोग आमतौर पर दिन कैसे गुजारते हैं, किस तरह के काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ देख के मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया कि इस देश में कल मैंने जितने भी लोग देखे, उनकी अगर मैं उम्र की बात करूं तो या तो वो 18-20 साल से कम की उम्र के थे, यानी कि या तो छोटे बच्चे थे या फिर स्कूल जाने वाले बच्चे, और बाकी बचे हुए लोग 40 या 50 साल की उम्र से ज़्यादा के थे, यानी कि जो वर्किंग एज है उस उम्र के लोग मुझे ना के बराबर देखने को मिले। जिससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि जो वर्किंग एज है, सामने गाड़ी देखो एक बारी, लाडा है क्या ये? जी हाँ, तो मैं कह रहा था यानी कि जो वर्किंग एज है, यानी कि जवान लोग हैं जो इस देश के, मोल्दोवा के, वो ऑलरेडी इस देश को छोड़ चुके हैं और यूरोप के बेहतर इकोनॉमीज़ वाले दूसरे देश या फिर यूरोप के बाहर भी जिन देशों की इकोनॉमी ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा बेहतर है, उधर जाके काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी वजह से मोल्दोवा देश की जो पॉपुलेशन भी है वो एक डिक्लाइन पे, इनकी पॉपुलेशन घटने लग रही है। सिर्फ 26 लाख लोग रह गए इस देश में, और वही जवान लोग इस देश से बाहर रह के थोड़ी ढंग की नौकरियां कर रहे हैं और अपने घर पे वापस इधर मोल्दोवा में जो उनके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनको हर महीने रेमिटेंस यानी कि पैसा भेजते हैं। और इसी वजह से इस देश की जो टोटल इकोनॉमी है, 15 से 16% इस देश की टोटल इकोनॉमी फॉरेन रेमिटेंस पर डिपेंड करती है, यानी कि बाहर से जो पैसा आता है इस देश में उनके फैमिली मेंबर्स के पास, अगर वो आना बंद हो जाए तो 20% लोग इस देश के, मोल्दोवा के, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे, यानी कि जो गरीब रेखा है उसके नीचे आ जाएंगे और गरीबी में जिंदगी गुजारेंगे अगर बाहर से उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें पैसा भेजना बंद कर दे तो। और इसी क्यूरियोसिटी में मैंने अपने दोस्त विताली, जो कि मोल्दोवा का है लेकिन उसे मोल्दोवा छोड़े 20 साल हो चुके हैं और अब फिलहाल वो न्यूयॉर्क में रहता है, और मेरा न्यूयॉर्क में वो दोस्त बना था विताली। तो मैंने विताली को मैसेज करके बोला कि मैं किशिनाउ आया हूँ, मोल्दोवा, और तू बता मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ या फिर क्या दिखा सकता हूँ अपनी वीडियोस में। और मेरा ये सवाल पूछने पे मेरे दोस्त विताली का जवाब ये था कि दिखा कितनी करप्शन है उस देश में,
दिखा कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है अमीर और गरीब के बीच में, कितनी क्रूकेड सिटी है। एक जगह आपको इतनी महंगी गाड़ियाँ और घर देखने को मिलेंगे जो शायद न्यूयॉर्क में ना दिखे, वहीं दूसरी तरफ आपको ऐसी खटारा गाड़ियाँ जिनकी सिचुएशन आप देख सकते हो, या फिर खूब सारी लाडास देखने को मिलेगी। उसका जवाब सुन के मैं हंसने लगा और मैंने उससे सीरियसली पूछा कि नहीं कुछ ढंग का भी तो बता। साथ ही में सड़क पे घूमते हुए ऐसे कुत्ते मैंने पहली बार यूरोप में किसी देश में देखे, स्ट्रीट डॉग्स। और जब मैंने इंसिस्ट करा कि भी नहीं कुछ अच्छा तो बता, तो उसने मुझे कहा कि इधर की जो अंडरग्राउंड वाइनरीज है वो देख सकता है। जी हाँ, मोल्दोवा काफ़ी मशहूर है। एक तो ये गाड़ियाँ बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है मुझे इधर की। जी हाँ, मोल्दोवा अपनी वाइन और वाइनरीज के लिए भी काफ़ी मशहूर है। और वाइनरी का मतलब होता है जिधर वाइन प्रोड्यूस होती है। इनफैक्ट इधर ना खूब सारी अंडरग्राउंड वाइनरीज है, और क्रिकोवा नाम है शायद उस जगह का, जिधर अंडरग्राउंड एक वाइनरी है और वो 120 किलोमीटर फैली हुई है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा वाइन लैबिरिंथ होगा वो मेरे ख्याल से। इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी वाइन कलेक्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जिस जगह पे है वो भी मोल्दोवा में ही है, शायद मिलेश्ती करके जगह का नाम है। और उधर 2 मिलियन से ज़्यादा यानी कि 20 लाख से ज़्यादा वाइन की बॉटल्स स्टोर्ड है। मौसम आज शानदार है, ठंड है पर फिर भी थोड़ा सनी है। चल के कोई कॉफ़ी शॉप तलाशते हैं। ये मस्त लग रही है जगह, इसमें चलते हैं। ये वाकई इनका सबसे पॉपुलर फ्रेंच रेस्टोरेंट कह सकते हो, काफ़ी मशहूर है और देखने में भी काफ़ी मस्त लग रहा है। ये इनका मेन्यू है, बाकी प्राइसेस आप देख सकते हो। मोल्दोवन लियो में है ये, मतलब सबसे पॉपुलर कैफ़े अगर आप इसे कहो उस हिसाब से तो इतना महंगा नहीं है ये, काफ़ी सस्ता लग रहा है मतलब मेरे को तो बाकी यूरोप के कंपैरिजन में। ये देखो 199 लियो में चीज़ है, यानी कि इसको आप 5.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो भारतीय रुपये आ जाएंगे। ये जो बड़े मील्स भी है ये देखो 99 में ऑमलेट, यानी कि 550 रुपये में, जो कि बाकी यूरोप के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। मतलब भारतीय 1000 रुपये में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो इसमें से, इस मेन्यू में से। इतने प्रीमियम कैफ़े रेस्टोरेंट में 1000 रुपये से कम में ही 600 700 800 रुपये के अंदर, कमाल है। यानी कि 10 यूरो में या $10 से कम या 10 यूरो से कम आप कोई भी डिश अफोर्ड कर सकते हो इस शानदार कैफ़े के अंदर। मैंने मंगवा ली एक मखियाटो। एरिट्रिया देश ने मुझे मखियाटो की आदत ज़रूर डाल दी, और एरिट्रिया से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है मोल्दोवा में भी। तो अब हमेशा जब भी मैं कभी कॉफ़ी पीता हूँ, अगर चाय नहीं होती तो मैं मखियाटो ही ऑर्डर करता हूँ। साथ में आज मेरा थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर गया तो मैंने एक आलमंड क्रॉसों भी मंगवा लिया। ये आ गया मेरा ऑमलेट भी, शानदार लग रहा है। कॉफ़ी मस्त थी, क्रॉसों भी बढ़िया कैफ़े यार, और माहौल भी मस्त है, सुंदर भी है। देखो लेफ़्ट साइड में और भी एरिया इनका काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी है। लो भाई एक लास्ट मखियाटो और इसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे। मेरे ख्याल से इस देश के सबसे बढ़िया कैफ़े में मैंने खाना खाया, 2 कॉफ़ीज पी, क्रॉसो भी खाया, और बिल आया सिर्फ 250 मोल्दोवन लियो, और मेरे कार्ड से पैसे कटे 1200 कुछ सिर्फ। मतलब इमेजिन करो यूरोप में किसी बढ़िया शानदार कैफ़े में, इतने खूबसूरत कैफ़े में, इतनी अच्छी सर्विस के साथ खाना खाओ और बिल आपका है सिर्फ 10-11 यूरोस। कमाल था भाई। और अब फाइनली जाके मुझे कुछ जवान लोग भी देखने को मिले, भले ही उस कैफ़े के अंदर हो या फिर कैफ़े के बाहर निकल के इस सड़क पे काफ़ी जवान लोग घूम रहे। कल संडे का दिन था तो हो सकता है कि वर्किंग एज जो भी थी वो सारी घर में आराम कर रही होगी, लेकिन टूरिस्ट कोई भी देखने को नहीं मिला। जबकि एक टूरिस्ट ट्रॉली बस भी यहाँ पे सड़क पे चल रही थी साइट सीइंग, लेकिन ना ही कैफ़े के अंदर ना ही कैफ़े के बाहर मैं जिन्हें रिकॉग्नाइज कर सकूं कि भी ये शायद टूरिस्ट है, वो मेरी नज़रों में मुझे देखने को नहीं मिला कोई भी। अब हालांकि हमें लोकल्स तो खूब देखने को मिले, तो अब मैं फाइनली इन लोकल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, इधर के लोगों के बारे में, इनके एथनिक ग्रुप्स के बारे में, इधर के डेमोग्राफिक्स के बारे में, कि भी ये लोग मोल्दोवन लोग एक्चुअली है कौन और इस देश में
किस तरह के लोग रहते हैं, कौन लोग रहते हैं। सबसे पहले इस शानदार सनी वेदर में एक बेंच तलाशते हैं जो कि अपने बिल्कुल बराबर में ही है, इधर बैठते हैं। मोल्दोवा की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें ना तो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन कंट्री या सिटी नहीं है ये। इधर की 26 लाख की जो पॉपुलेशन है वो प्राइमरीली एथनिक मोल्दोवन से कंप्राइज करती है, यानी कि इधर के जो लोग हैं मोल्दोवंस या फिर मोल्दोवियंस कुछ भी कह लो। इसके अलावा 7-8% रोमेनियंस है यहाँ पे, जो कि इसका पड़ोसी देश भी। और मेरी नज़रों में मोल्दोवन रोमेनियन एक ही बात है, ये एक ही लोग है। आगे समझाऊंगा कैसे। हालांकि कुछ मोल्दोवन नेशनलिस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं कि भी नहीं हमारी अलग आइडेंटिटी है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के लोग भी जानते हैं और मानते हैं कि भी हाँ रोमेनियंस और हम सेम ही लोग हैं। अभी बताऊंगा कैसे है। 75% के करीब यानी कि 3/4 तो मोल्दोवंस कह लो, 7-8% रोमेनियंस। अब उसके बाद यहाँ पे यूक्रेनियंस 6-7% के करीब, पर मैं मानता हूँ शायद इससे ज़्यादा होंगे अब वॉर की वजह से, क्योंकि काफ़ी यूक्रेनियंस यहाँ पे आ गए मोल्दोवा में, तो शायद इससे ज़्यादा भी हो। और सड़कों पर इंटरेस्टिंगली मैंने रशियन भाषा ही सुनी है यहाँ पे। मोल्दोवन बोलते हुए किसी को सुना ही नहीं अभी तक, सभी लोग रशियन में ही बात कर रहे हैं। कैफेज में भी, रेस्टोरेंट्स में भी, बस स्टॉप्स पे भी, सड़क पे चलते चलते हुए भी। क्यों कर रहे हैं वो भी अभी समझाऊंगा। अब क्योंकि यूएसएसआर का पार्ट थी ये, तो ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पे सारे, और यूक्रेनियंस भी आ गए तो वो भी रशियन बोलते हैं। ज़्यादातर लैंग्वेज आपको रशियन ही सुनाई देगी। यूक्रेनियंस के बाद आपको यहाँ दिखेंगे गगाउज लोग, जो कि एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गगाउज लोग एक्चुअली गगाउजिया रीजन में रहते हैं। मोल्दोवा देश का एक पार्ट है, रीजन है, हालांकि ऑटोनोमस रीजन है। और गगाउज लोग एक अलग एथनिक ग्रुप है, उनकी अपनी टर्किक लैंग्वेज है, साथ में वो रशियन भी बोलते हैं। तो 4-5% के करीब यहाँ पे गगाउज लोग हैं। गगाउजिया के बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आप अभी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। बाकी फिर बचे हुए कुछ 3-4-5% लोग जो है उसमें रशियंस भी है, बुल्गेरियंस भी है। और इस देश मोल्दोवा की लैंग्वेजेस की बात करें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो मोल्दोवन है या रोमेनियन, कुछ ही कह लो, सेम भाषा है बेसिकली वो। ये बस थोड़े से अलग तरीके से बोल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा रशियन इन्फ्लुएंस है जब ये वही भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनकी एक दूसरी भाषा रशियन भी है मोल्दोवा की। हालांकि रोमेनिया में सिर्फ बूढ़ी उम्र के लोग रशियन जानते हैं, और वो कभी भी रशियन एम्पायर के अंडर नहीं था रोमेनिया सिर्फ एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। इसी वजह से वहां पे स्कूल्स में पहले सेकंड लैंग्वेज रशियन पढ़ाई जाती थी, लेकिन कभी भी रशिया का पार्ट नहीं थी या यूएसएसआर का पार्ट नहीं थी रोमेनिया। तो यहाँ की ऑफिशियली इनकी मेन लैंग्वेज वही है, मोल्दोवन या रोमेनियन कुछ भी कह लो। और इसके अलावा रशियन, जो कि ज्यादातर मेरे को वही सुनने को दिखी है यहाँ पे, और गगाउज जो कि एक टर्किक लैंग्वेज है और गगाउजिया रीजन में बोली जाती है सिर्फ। यहाँ आपको किशिनाउ या इनकी बड़ी सिटीज में औरों में गगाउज रीजन के बाहर सुनने को नहीं मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मोल्दावंस को रोमेनियंस की तरह सेम क्यों कह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी रोमेनिया की वीडियो देखी हो तो सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, अभी टेक्निकल डिटेल्स में भी जा सकते हैं, पूरी हिस्ट्री में भी जा सकते हैं, वो भी बता दूंगा। पर सिंपली अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो रोमेनिया देश था वो काफ़ी सालों तक सिर्फ 3 रीजन्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक रीजन था ट्रांसिल्वेनिया, जो कि हंगरी का पार्ट था, और ट्रांसिल्वेनिया रीजन में अपन गए भी थे। बाकी जो 2 रीजन्स थे वो थे वलाकिया और मोल्दाविया, जिसपे ऑटोमन इन्फ्लुएंस था। और ये जो मॉडर्न डे मोल्दोवा कंट्री है ना, ये उसी मोल्दाविया रीजन का पार्ट थी, जिसमें रोमेनिया का ईस्टर्न पार्ट, मॉडर्न डे मोल्दोवा कंट्री और शायद यूक्रेन के भी कुछ पार्ट्स थे, और उसी मोल्दाविया रीजन से अलग होके मोल्दोवा देश बना था। तो यानी कि जो ईस्ट रोमेनियंस थे या फिर मोल्दोवंस थे, ये सेम ही लोग थे। मोल्दोवा देश एक्चुअली में रोमेनिया का ही पार्ट था एक समय पे। और रोमेनियन भाषा है मोल्दोवन लैंग्वेज, कोई स्लाविक भाषा नहीं है, ये एक्चुअली में लैटिन लैंग्वेज है। यानी कि जो इनकी रूट्स है वो इटालियन से ज्यादा कनेक्टेड है, या फ्रेंच से या स्पेनिश से, ना कि रशियन से या फिर किसी स्लाविक भाषा से। और क्योंकि मैं ज्यादातर स्पेनिश समझता हूँ, इसलिए ही मैं जहां भी मोल्दोवन में कुछ लिखा होता है या रोमेनियन में, एक ही बात है, कुछ लिखा होता है तो मैं समझ लेता हूँ कि भी हाँ ये मंडे से संडे खुला है, ये रेस्टोरेंट मेन्यू में ये चीज़ है, क्योंकि मैं रशियन नहीं पढ़ सकता और ना रशियन समझ सकता। और मोल्दोवा देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनके मोल्दोवन लोग या फिर इनकी रोमेनियन आइडेंटिटी के साथ साथ इनका रशियन इन्फ्लुएंस या फिर यूएसएसआर का पार्ट होना ही इस देश के लिए आज के दिन सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि उस रशियन इन्फ्लुएंस के कारण ही ये लोग आज यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, और इनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो हम वीडियो में आगे जानेंगे कि भी इस देश में आपस में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्यों चल रहे हैं। गगाउज लोग बोल रहे हैं हमारा अलग देश है, ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन अलग है, वो बोल रहे हैं हमारा अलग देश है, और ये डिस्प्यूट्स ये देश सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अब इससे पहले कि इस देश की करंट सिचुएशन या इनके कन्फ्लिक्ट्स को अपन डिस्कस करें आगे जाके वीडियो में, एक बार इनकी फॉर्मल हिस्ट्री को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम एंशिएंट मोल्दोवा की बात करें तो जो इसकी एंशिएंट रूट्स है, बेसिकली इस रीजन में दाशियन लोग रहते थे, जो कि रोमेनिया में भी रहते थे। तो बेसिकली वही दाशियन लोग इस सारे रीजन में रहा करते थे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे
रोमन एम्पायर आया, फिर यहाँ पे बिजेंटीन एम्पायर भी आया, फिर लेकिन 14th सेंचुरी में प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोल्दोविया फॉर्म हो गई थी। अब ये देश खुशी खुशी मोल्दोविया प्रिंसिपैलिटी का पार्ट था, रोमेनिया का पार्ट था, लेकिन ये रीजन 16th से 19th सेंचुरी तक ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में थी। फिर 1812 में ऑटोमन एम्पायर रशियन एम्पायर से हार गया और ये जो टेरिटरी थी बाद में इसे बेसारेबिया बोला जाता था जब ये ऑटोमन के अंडर थी। तो ये बेसारेबिया ऑटोमन एम्पायर के हार जाने के बाद रशिया को दे दी गई थी और ये पार्ट रशिया के अंडर आ गया, बेसारेबिया। अब फाइनली लेकिन 1918 में हुआ रशियन रेवोल्यूशन और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बेसारेबिया इस रीजन के लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी और वोट करा कि भी हमें वापस किंगडम ऑफ रोमानिया के साथ मिला दिया जाए। जी हाँ, हम लोग इंडिपेंडेंस का मतलब समझते हैं कि भी अलग कर दिया जाए, हमारा अलग देश बना दिया जाए, लेकिन इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस था वापस रोमानिया का पार्ट बनना, क्योंकि ये वही लोग हैं। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है। 1940 में होता है सीक्रेट मोलोटोव-रिबेंट्रोप पैक्ट, जिसमें यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक फोर्स करती है रोमानिया को बेसारेबिया देने के लिए और ये रीजन अब आ जाता है यूएसएसआर के कंट्रोल में और ये टेरिटरी बन जाती है एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन सिर्फ यही टेरिटरी उसका पार्ट नहीं होती। इंटरेस्टिंगली, जो आज के दिन इस देश के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम भी बन चुकी है, इस देश में बहने वाली नीस्तर नदी के साथ में पड़ने वाला एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जिसका नाम है ट्रांसनिस्त्रिया को मोल्दोवा के साथ मिला के बनाया जाता है मोल्दोवियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी कि मोल्दोवा एक सोवियत कंट्री बन जाती है, यहाँ पूरी तरह से कम्युनिज्म को फॉलो किया जाता है और हद से ज्यादा रशियन इन्फ्लुएंस इस देश में आ जाता है। लोग रशियन बोलने लगते हैं, हर जगह रशियन सिखाई जाती है, लिखी जाती है और मोल्दोवा अब अपनी रोमेनियन आइडेंटिटी की बजाय रशियन और सोवियत इन्फ्लुएंस की वजह से अब अपनी सोवियत आइडेंटिटी के नजदीक बढ़ता है। लेकिन अब 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाती है यूएसएसआर और मोल्दावियन एसएसआर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और बन जाता है रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा। लेकिन यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद जब रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा फॉर्म होती है, उसमें एक लार्जली रशियन और यूक्रेनियन स्पीकिंग पॉपुलेशन भी होती है, जो कि मैंने बताया नीस्तर नदी के साथ में पड़ने वाले एक स्ट्रिप ऑफ लैंड ट्रांसनिस्त्रिया में रहते हैं। अब ट्रांसनिस्त्रिया को ये डर लगता है कि मोल्दोवंस के लिए आजाद होने का मतलब तो यह है कि रोमानिया के साथ वापस मिलना, और ये लोग वापस रोमानिया के साथ मिल जाएंगे तो हमारी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम ट्रांसनिस्त्रिया के लोग ना तो रोमानियन है और ना ही रोमानियन भाषा जानते हैं या बोलते हैं। और इसी डर के साथ 1992 में ट्रांसनिस्त्रिया अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देता है और मोल्दोवा से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। और आज के दिन ट्रांसनिस्त्रिया में अपनी मिलिट्री है, अपनी करेंसी है, अपने रूल्स है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी गवर्नमेंट है, अपनी बॉर्डर है, इनफैक्ट अपना खुद का फ्लैग भी है। और आज के दिन पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा फ्लैग है जिसके ऊपर सिकल एंड हैमर, जो कि कम्युनिज्म का साइन था, वो सिर्फ ट्रांसनिस्त्रिया के फ्लैग पे ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट रशिया के खुद के फ्लैग पे भी एनीमोर वो नहीं है। और आज के दिन भी सब कुछ अपना होने के बावजूद भी ट्रांसनिस्त्रिया देश को कोई भी कंट्री एक अलग कंट्री कंसिडर नहीं करती और सभी कंट्रीज इसे मोल्दोवा का पार्ट ही मानती है। और हालांकि ट्रांसनिस्त्रिया में बहुत ज्यादा रशियन इन्फ्लुएंस है, रशिया उन्हें बहुत सपोर्ट करता है। इनफैक्ट रशियन फोर्सेज भी प्रेजेंट है ट्रांसनिस्त्रिया में एज पीस कीपर्स, और इस रीजन में अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए रशिया काफी मदद करता है ट्रांसनिस्त्रिया की और उधर के लोगों की। और ट्रांसनिस्त्रिया अपनी सोवियत आइडेंटिटी बचा के रखना चाहता है और इनफैक्ट उनकी कैपिटल सिटी तिरस्पोल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और मेरा उधर जाने का हद से ज्यादा मन था, लेकिन उस चीज के लिए मैं दोबारा लौट के आऊंगा क्योंकि कल सुबह मैं यहाँ से यूक्रेन जाने वाला हूं अभी के लिए। और इसी तरह ट्रांसनिस्त्रिया के लोग मोस्टली रशियंस और यूक्रेनियंस है और अपनी अलग आइडेंटिटी मानते हैं। और ट्रांसनिस्त्रिया के लोग या फिर रशिया ये नहीं चाहता कि भी मोल्दोवा जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने या फिर नाटो का पार्ट बने। और सिमिलर कहानी है गगाउजिया रीजन में, क्योंकि गगाउजिया रीजन में गगाउज लोग रहते हैं जो कि एक टर्किक एथनिक ग्रुप है और वो लोग भी अपने आप को मोल्दोवा या रोमानिया से रिलेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी अलग आइडेंटिटी है। और गगाउजिया भी एक ऑटोनोमस रीजन है, इसीलिए मोल्दोवा देश के इन दो ऑटोनोमस रीजन्स ट्रांसनिस्त्रिया और गगाउजिया की वजह से ये देश काफी स्ट्रगल कर रहा है काफी मायनों में और यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बन पा रहा है। क्योंकि सबसे पहले तो ना ही ट्रांसनिस्त्रिया और ना ही गगाउजिया रीजन के लोग ये चाहते कि मोल्दोवा देश की रोमेनियनाइजेशन हो, यानी कि ये वापस रोमानिया से ना मिल जाए, क्योंकि ना ही गगाउजिया ना ही ट्रांसनिस्त्रिया के लोग रोमानियंस है और ना ये भाषा बोलते हैं, ना ही रोमानियन आइडेंटिटी से वो लोग रेजोनेट करते हैं। क्योंकि ट्रांसनिस्त्रिया की बॉर्डर लगती है यूक्रेन से और वहां पे है रशियन एंड यूक्रेनियंस, और गगाउजिया में है गगाउज लोग जो कि टर्किक एथनिक ग्रुप है। और दूसरा डर इनको ये है कि अगर ये रोमानिया से भी नहीं मिलते, अगर ये यूरोपियन यूनियन में आ जाते हैं तो रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा और हमारी सोवियत या यूएसएसआर की आइडेंटिटी लूज हो जाएगी और हमारे रीजन्स ज्यादा यूरोपियन पावर्स के द्वारा रूल करे जाएंगे। जो भी लॉज बनेंगे या जो भी डेवलपमेंट होगी वो यूरोप के हिसाब से होगी, रशियंस के हिसाब से नहीं। और रशिया भी ऐसा नहीं चाहता, इसी वजह से रशिया इन रीजन्स में गगाउजिया या फिर ट्रांसनिस्त्रिया में फ्री गिफ्ट्स देता रहता है, फ्री फ्यूल दे देगा, गैस दे देगा, किसी ना किसी तरह से अपनी प्रेजेंस बरकरार रखता है
और मोल्दोवा के लिए यूरोपियन यूनियन में मिलने का चैलेंज बड़ा करता रहता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इन रीजन्स को तो एक खतरा है ही कि भी जो हमारी एंटी वेस्टर्न सोच है या माइंडसेट है वो यूरोपियन यूनियन में मिलने के बाद खत्म हो जाएगी, या फिर जो प्रो रशिया अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगा और हम बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोल्दोवा देश पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट है या फिर ये उनका दुश्मन है। दरअसल मोल्दोवा का स्टांस या पॉलिटिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको दो चेहरे देखने को मिलेंगे। जो इनकी करंट गवर्नमेंट हालांकि वो काफी प्रो यूरोप है, लेकिन जो इनकी ऑपोजिशन पार्टी में है, जो भी रूल में नहीं है, वो काफी प्रो रशिया है। तो यानी कि इस देश का एक तबका ऐसा है जो मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है, यूरोपियनाइजेशन को सपोर्ट करता है, कैपिटलिस्टिक माइंडसेट की सपोर्ट में है और चाहता है कि देश यूरोपियन यूनियन की तरफ बढ़े, यूरोप की तरफ बढ़े। वहीं दूसरा तबका अभी भी वही सोवियत माइंडसेट रखता है और मानता है कि भी हमारी आइडेंटिटी रशियन या सोवियत ही होनी चाहिए। अब हालांकि इनकी करंट गवर्नमेंट मोल्दोवा की प्रो यूरोप है। इनफैक्ट आपको जगह जगह इनके झंडे देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेरे पीछे भी आप देख रहे हो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इधर भी यूरोपियन यूनियन का झंडा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक्चुअली में काउंसिल ऑफ यूरोप का है। और वापस वही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भी ये प्रो यूरोप है करंट गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं बन पा रही यूरोपियन यूनियन का पार्ट। लेकिन घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, यूरोपियन यूनियन के कुछ अपने क्राइटेरियाज है, कुछ अपने नॉर्म्स है जो आपको मीट करने होने चाहिए अगर आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो। तो हालांकि अगर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनते तो इनको काफी फायदा है। 27 देश है यूनियन में, आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं ट्रेड को लेके, लॉज को लेके, तरह तरह की चीजों पे। लेकिन मोल्दोवा अपने खुद के टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट से ही नहीं डील कर पाया, जैसे कि ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन। तो सबसे पहले तो इसे ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन में एंटर होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसके कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा रशियन इंटरफेरेंस है और मिलिट्री प्रेजेंस भी है, जो कल को चल के यूरोपियन यूनियन के लिए खतरा हो सकता है। और सिर्फ यही चैलेंजेस नहीं, इसके अलावा कुछ गवर्नेंस और लॉ रिफॉर्म्स भी मोल्दोवा देश को करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ के जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर फाइटिंग करप्शन। इस देश में जो करप्शन है वो खत्म करनी पड़ेगी या फिर कम करनी पड़ेगी। तो यूरोपियन यूनियन तक पहुंचने के लिए मोल्दोवा देश को पहले ये सारे चैलेंजेस फेस करने हैं, ये चीज़ें खत्म करनी है, तब जाके लोग किसी तरह एलिजिबल होंगे या यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन पाएंगे। मुझे नहीं पता ये देश इन चीज़ों से कैसे डील करेगा, पर अभी तक जो मैंने आपको बताया ये थी इस देश की जियोपॉलिटिक्स या फिर करंट सिचुएशन यूरोप को लेकर, रशिया को लेकर। मुझे लगता है हम थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चले गए और अपने घूमने वाले आइडिया से थोड़ा भटक गए, पर एनीवे मेरे लिए टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन जान के मज़ा आया होगा। क्योंकि जब हमें ये सब बातें पता चल जाती है ना, उसके बाद जब हम उस देश में घूमते हैं, उस देश को एक्सप्लोर करते हैं, गलियों में लोगों को सुनते हैं, साइन बोर्ड्स देखते हैं, हर चीज़ को हम उनकी सरकार से जोड़ते हैं या फिर करंट इकोनॉमी या फिर जियोपॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर समझ पाते हैं और ज़्यादा मज़ा आता है उस देश को घूमने में। सबसे पहले चल के फ़ोन चार्ज करते हैं क्योंकि बैटरी खत्म होगी। बिल्कुल इस कैफ़े से इस स्ट्रीट को हमने छोड़ा था और अब चलते हैं लेफ्ट की डायरेक्शन में, इस शहर के सेंटर की तरफ, इनके मेन पार्क्स की तरफ। सामने देखो एकदम साफ आसमान और पीछे ये कैथेड्रल जो कि आप देख पा रहे होगे। अभी हम नज़दीक चलेंगे। You like to travel? Yeah, I'm just traveling here and I got a similar one in Bucharest 2 days ago. Yeah. In the center. भाई ये भाई बोला आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, सेम बुखारेस्ट में जो अपनी हुई थी। फेमस पीपल ऑफ द सिटी, नोबडी नोज मी हियर ब्रो। ये देखो भाई ने पीछे कैथेड्रल के साथ फ़ोटो खींच दी मेरी। थैंक यू सो मच ब्रदर, इट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट, यू टू। ये भाई तस्वीर भाई ने मेरी एज अ सोवेनियर खींच के दे दी। भाई ये देखो ऊपर किसी का ड्रोन भी आ रखा है मेरे। ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल नज़ारे देखो सनसेट के टाइम। पत्ते कैसे लग रहे हैं, आसमान कैसा लग रहा है, सूरज की किरणें और बीच में एक कैफे।
Ale szybciutki naciskają. कैथेड्रल पार्क के बीचों बीच मैं इस शानदार कैथेड्रल के सामने बैठा हूँ। यहाँ पे आपको जगह जगह ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कंट्री भी आप मोल्दोवा को कह सकते हो। 98-99% लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस है। रोमानिया के भी कुछ सिमिलर नंबर्स है और ये दोनों देश लोगों के साथ साथ रिलीजन्स के मामले में भी काफी सिमिलर है। और ये जो इनकी ऑलमोस्ट पूरी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है, इसमें से मोस्टली सभी लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, यानी कि ईस्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने वाली दुनिया की सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंट्री भी मोल्दोवा ही है। बहुत ही थोड़े लोग, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स है या फिर कैथोलिक्स है। सामने आप देखने लग रहे हो कि सूरज ढल रहा है, पीछे गाने भी बज रहे हैं इनके, और उधर ऊपर है मोल्दोवा देश का झंडा। अभी चल के आपको झंडा दिखाता हूँ। ये देखो क्या शानदार नज़ारे। और जैसे जैसे मैं उधर जाने लग रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं पेरिस में तो नहीं जाने लग रहा, जैसे अगर आप वो आर्क देखोगे, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बारी इस आर्क के बिल्कुल ऊपर देखो, आपको ये जो झंडा दिख रहा है ये है मोल्दोवा देश का फ्लैग, जो कि काफी सिमिलर है रोमानिया के फ्लैग से भी। बस बीच में आपको एक ये एम्बलम देखने को मिल रहा होगा, जो कि रोमानिया के झंडे में नहीं है। उसके अलावा कलर्स बिल्कुल सेम है और फ्लैग भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अब ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, ये है द ट्रायम्फ आर्च या फिर आर्कुल दे ट्रायम्फ। हालांकि अगर आपने पेरिस में देखा होगा, वहाँ पे आर्क दे ट्रायम्फ है और ये उससे काफ़ी सिमिलर दिखती है। तो पीछे की इंस्पिरेशन सिमिलर सी है। जब भी कोई विक्ट्रीज होती थी, मिलिट्री विक्ट्रीज, उनको सेलिब्रेट करने के लिए ऐसे ही आर्च बनाई जाती थी। और जब रशियन एम्पायर ने ऑटोमन्स को हराया था, तब यहाँ पे ये आर्च बनाई गई थी। एक सिमिलर आर्च बुखारेस्ट में भी थी, उसका नाम भी आर्कुल दे ट्रायम्फ ही है। और ये है किशिनाउ मोल्दोवा की आर्च। बिल्कुल ऐसे लग रहा है मानो पेरिस की आर्च है। बाकी दोस्तों एक और चीज़, मेरे बेस्ट फ्रेंड से बात हो रही थी और हम दोनों ने काफ़ी कंट्री साथ ट्रैवल करी है। लगभग 25 देश हम साथ घूमे हुए हैं। तो मेरी उससे बात हो रही थी और मैं उसे बोला कि मैं किशिनाउ मोल्दोवा, तू भी यहाँ पे आ जा, यहाँ से अपन बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन घुस जाते हैं। वो बोला चल ठीक है मैं पहुँचता हूँ। तो वो पोलैंड पहुँचा पहले, अब पोलैंड से फ्लाइट लेके वो किशिनाउ एयरपोर्ट लैंड करने वाला है। और मैंने अभी इंस्टाग्राम पे किसी की स्टोरी देखी और रियलाइज करा कि आज मेरे उसी दोस्त का जन्मदिन है जो यहाँ पे आने लग रहा है, यात्री डॉक्टर यानी कि नवांकुर चौधरी। तो हालांकि ना ही वो बर्थडे सेलिब्रेट करता, ना ही मैं करता, और हमें एक दूसरे के बर्थडेज भी नहीं पता। पर मैंने सोचा चलो कल यूक्रेन घुसेंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं बाद में, आज उसका एक बार बर्थडे मना ही देते हैं। और लास्ट टाइम जब उसने 100वीं कंट्री ट्रैवल करी थी अपनी पैसिफिक में, वनुआतू, तब भी हम साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। और फिजी देश में मैंने उसका केक कटवाया था इसी बात पे कि भी उसने 100 देश कर लिए। आज के दिन वो 150 देश घूम चुका है, 150 से ज़्यादा। मैं 125 के करीब देश घूम चुका हूँ। तो आज चल के दोबारा उसके लिए एक अपन केक भी ढूंढेंगे और जैसे ही वो अपने को यहाँ पे मिलेगा शहर में, उसका केक भी कटवाते हैं अपन। अभी हम किशिनाउ के बिल्कुल सेंटर में इनकी मेन रोड पे चलने लग रहे हैं। जो मेरे साथ में आप रोड देख रहे हो, ये है स्टेफान बॉलीवुड और ये इनकी मेन रोड है। सारी चीज़ें यहीं पे है, इसी मेन स्ट्रीट पे। उधर है इनका सबसे पुराना पार्क, जिधर हम शायद अभी पहले जाए। और इसी रोड पे आपको दोनों तरफ इनकी काफ़ी हिस्ट्री देखने को मिलेगी, काफ़ी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, तरह तरह की दुकानें और टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तरह तरह के लोग घूमते हुए दिखेंगे, मौसम का मज़ा लेते हुए। और यही बस इनकी मेन रोड है। अगर आप इस रोड पे घूम लोगे तो आप इनकी सारी हाईलाइट्स देख लोगे, यूँ समझ लो। अभी हमारी लाइट ग्रीन है लेकिन लाल हो जाएगी जब तक अपन पहुँचेंगे। रुक ही जाते हैं।
ये है बाकी पार्क की एंट्रेंस। सबसे पुराना पार्क है इनका, ये शायद 1818 में बनाया था रशियन मिलिट्री इंजीनियर्स ने। शाम के समय आपको लोग यहाँ सैर करते हुए दिखेंगे, दिन में आराम कर लो, घूम लो। इनका काफ़ी पॉपुलर और बड़ा पार्क है, शायद सबसे बड़ा पार्क भी यही है किशिनाउ का। यार अंधेरा होने लग गया। रास्ते में ऐसी ऐसी कॉफ़ी शॉप्स भी है क्यूट सी, पार्क के अंदर ही काफ़ी सारी। ये इकलौती नहीं है, एक दो और भी देखी थी मैंने। थोड़ी थोड़ी अलमैटी सिटी की याद दिला रहा है ये पार्क। अलमैटी कजाकिस्तान में भी ऐसी हरियाली काफ़ी है, पार्क है, फॉर्मर सोवियत कंट्री है, और ऐसे ही खाली खाली एरियाज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे किसी शो की रिहर्सल चल रही है शायद। और सामने आसमान देखो कितना खूबसूरत यार। और मेरे लेफ़्ट साइड में इनकी आर्च। अभी इधर से मैं रोड क्रॉस करूंगा और रोड के दूसरी साइड चले जाएंगे हम, क्योंकि इस तरफ इनके काफ़ी नेशनल मॉन्यूमेंट्स है, रोड की दूसरी साइड से ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे। सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारे शोरूम्स, कपड़ों की दुकानें और तरह तरह की कॉफ़ी शॉप्स। और उधर कोने पे काफ़ी फ्लावर वेंडर्स भी है, फूल बेच रहे जो लोग। इधर फूलों का बहुत रिवाज है, फूल गिफ्ट करना, फूल देना। ये देखो खूब सारे फूल वाले देखने को मिलेंगे। ये देखो लेफ्ट में लोग वॉक कर रहे हैं, तरह तरह के लोग गुजरते हुए दिखेंगे। और राइट साइड में आप देख सकते हो कितना खूबसूरत आर्किटेक्चर है। पूरी रोड पे दूसरी तरफ ऐसी खूबसूरत इमारतें। ये है इनका किशिनाउ म्यूनिसिपैलिटी हॉल। और जैसा मैंने कहा था, इसी रोड पे जो स्टेफान स्ट्रीट या स्टेफान बोलेवार्ड, इसी रोड पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में ही एक और स्ट्रक्चर। भाई कुछ भी कहो, शहर एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत है और मेरे को तो मस्त लगा। हालांकि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस देश में कमियां हैं, पर कोई भी टूरिस्ट देखने को नहीं मिल रहा। काफ़ी सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा, रेस्ट ऑफ यूरोप से तो खासकर। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, बहुत ही खूबसूरत सड़कें। एटलीस्ट ये जो मेन बॉलीवार्ड है तो ज़बरदस्त है, लोग बहुत खूबसूरत है, तरह तरह के स्टोर्स है। बाकी इसी सड़क पर जैसे मैंने पहले ही बताया था, लोग शाम को सारे निकले हुए हैं घूमने के लिए। और सामने इधर कोने पे एक रेस्टोरेंट है, इनके नेशनल थिएटर के बिल्कुल अक्रॉस। मैं इस रेस्टोरेंट पे आ गया और कल भी मैं इसी पे आया था डिनर करने।
इस पे पेस्ट्रीज वगैरह थी, मुझे याद था, तो उसके लिए कोई पेस्ट्री मंगा देते हैं। बाकी ये भी देखोगे तो सस्ता ही है। कल मैंने ये मंगाया था 125 का, यानी कि अपने 700-800 रुपये भारतीय मान लो, उतने भी पूरे ना हो शायद। मतलब महंगा नहीं है बिल्कुल भी मोल्दोवा। यूरोप से कंपेयर करोगे बाकी से तो सारी चीज़ें बहुत अफोर्डेबल है, रेस्टोरेंट्स में भी। किसी तरह मैंने इन्हें एक्सप्लेन तो कर दिया कि पहले पेस्ट्री ले आना जब मेरा दोस्त आए, उसके बाद खाना ले आना, 2 प्लेट हमारा सेम ही। उम्मीद करता हूँ ले आइए, समझ गए हो। वो आ गया भाई, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। ये आ गया भाई। हाँ उस्ताद, मेरा ब्लर खराब हो गया, मैंने कैमरा बार बार बंद करा, वहाँ जल्दी से वीडियो खराब हो जाएगी। कैसा रहा सफर तेरा? छुपने लग रहा है। चुप, अरे यार मैं सरप्राइज देना था, मैं तेरे को मैं मिलूंगा नहीं, तू कहीं देर दुखी होएगा। मैं तो ढूंढ रहा था सलमान खान स्टाइल में कौन खड़ा है, तेरे नाम स्टाइल में बंदा कहाँ बैठा है। कैसा रहा सफर तेरा? ठीक था। ले भाई, चिकन मंगाया। तेरा बर्थडे केक है भाई, हैप्पी बर्थडे। तेरा बर्थडे था, तूने बताया भी नहीं मेरे को। जो याद रखते हैं बस उन्हीं का होता है। वही स्पेशल है। इसको मैंने बोला था कि जैसे ही मेरा दोस्त आए ना केक लेके पहुंच जाइयो। बोला हाँ 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 हाँ, दवाई दवाई दवाई, रशियन में बोल रहा ओके ओके। मैं बोला समझ गया ना, रिपीट कर रहा हूँ, जब मेरा दोस्त आएगा ये केक लेके आ जियो। बोला दवाई दवाई, हाँ हाँ पक्का पक्का। इतनी बार आ गया, मेरे से नजरें ही मिला ली। मैं इसको इशारा कर रहा हूँ, हाँ बन्ना मार के मैं टॉयलेट जा गया, मैं इसको इशारे कर रहा हूँ, आंखों से ध्यान ही नहीं दे रहा भाई। अब जाके मैंने इसको अलग से बोला, अरे ला दे यार केक, तो बोला रुको इसको समझाओ। लड़की को जाके मैंने समझाया कि इसे कहते केक ला दे। खा भाई। कितने साल का हो गया? 1 साल और अंकल हो जाएगा। मस्त है क्या? कल मेरा मन था खाने का, फिर मैंने खाया नहीं, मैंने छोड़ रखा है सब बाहर का डंगा। मैंने सोचा फिर वो खुद कुकिंग करता है ना। हाँ खुद बनाता हूँ। मैंने सोचा आज तेरा जन्मदिन है, फिर आज खा लेते हैं। अभी चल के खिलाऊंगा। लो भाई खाना भी आ गया हमारा, सेम ही चीज़ मैंने ऑर्डर कर दी दोनों की आज। यार मेरे अभी खा के मज़ा आ गया, ये 1-2 और मंगानी पड़ेगी। मस्त नहीं है? बहुत दिन से नहीं खाया, अब खाया ना तो एकदम पागल हो गया। दोस्तों रेस्टोरेंट पे खाना हमने खा लिया और अब हम वापस हमारे होटल की तरफ जाने लग रहे हैं। नवांकुर जो है वो ट्रांसनिस्त्रिया यानी कि तिरास्पोल गया हुआ है पहले, और मोल्दोवा भी ये दूसरी बार आया है। तो नवांकुर से मैं जानना चाहूँगा भाई इधर से उसको कैसे अलग लगा। मेरा काफ़ी मन था तिरास्पोल जाने का, इस बार ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल सुबह सुबह हम यहाँ से यूक्रेन के लिए निकलेंगे, ओडेसा के लिए निकलेंगे। बाकी नवांकुर तेरे को किसिनाउ और तिरास्पोल में या फिर मोल्दोवा और ट्रांसनिस्त्रिया में क्या फ़र्क लगे, सबसे बड़े मतलब डिफरेंसेस, या क्या एक्सपीरियंस था तेरा वहाँ? एक तो डेवलपमेंट वहाँ पे थोड़ी सी कम है, मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं है। उसको कहते हैं कि भाई अगर आपको सोवियत यूनियन का असली चेहरा देखना है आज की तारीख में तो आप ट्रांसनिस्ट्रिया जाओ। मतलब इकलौती वही जगह है जिधर आपको इतना सोवियत इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ना। हाँ हाँ, तो वहाँ पे जाओ। पर अभी पिछले 5-7 सालों में उन्होंने सब कुछ मॉडर्न कर दिया है। पहले उनकी ट्रैम्स बहुत पुरानी थी, जैसे सोवियत टाइम में चलती थी बहुत पुरानी ट्रैम्स, पर अब सारी मॉडर्न हो गई, इलेक्ट्रिक हो गई हैं। पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कैंटीन्स होती थी सोवियत यूनियन में, तो आज भी वहाँ पे कई जगह कैंटीन्स है, जाके मतलब ये मान लो आप $1 में बहुत भरपेट खाना खा लो। ये ऐसे जो कैफेज जिसमें हम गए थे ऐसे वहाँ पे है रेस्टोरेंट्स मॉडर्न? 1-2 था, पर इससे बहुत सस्ता था। ये भी बहुत सस्ता है, इससे भी सस्ता? हाँ, हम कितनी चीज़ें खा के आ गए, 4 चीज़ें $30 में। वहाँ पे यही चीज़ें $10 में मिलेंगी। अच्छा ठीक है, वहाँ की थोड़ी करेंसी अलग है और थोड़ा ऐसा लगता है रशिया में आ गए हो आप। और उनका फ्लैग भी वो है ना, फ्लैग भी अलग है, सिकल एंड हैमर है उस पे, जो कम्युनिज्म वाला अभी तक भी फॉलो जाएगा तो तेरा इमिग्रेशन भी होएगा। अच्छा, पासपोर्ट भी देखेंगे? हाँ पासपोर्ट भी देखेंगे, पर्ची देते हैं और उसमें आप 3 दिन स्टे कर सकते हो वहाँ पे। ट्रांसनिस्त्रिया से अगर मैं वापस मोल्दोवा आऊंगा तो नहीं होएगा? वो तो करेंगे ना, वो जाते वक्त करेंगे, अगर वापस मैं इधर आऊंगा। जाते वक्त भी आते वक्त भी वही लोग करते हैं बस। क्योंकि मोल्दोवा तो सोचते हैं तो हमारा ही पार्ट है, हमारा ही देश है, तो ये नहीं करते। अब हम ओडेसा जाएंगे ना तो हमको बिल्कुल साउथ से निकलना पड़ेगा। हाँ, अगर हम बीच में से निकलेंगे तो हम ट्रांसनिस्ट्रिया पार करेंगे। समझ गया। पर वो हम मतलब उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, तो अपन साउथ से होकर निकल जाएंगे। हाँ। वीजा क्या है, वो किस बेसिस पे वीजा देंगे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई वीजा चाहिए नहीं उधर के लिए? पासपोर्ट देगा, पर्ची दे देगा तेरे को, भाई 2 दिन बाद चला जाइए। अरे वो इतना सा देश है, तू कौन मतलब हाँ बसेगा भी क्यों ही वहाँ पे? 15 किलोमीटर चौड़ाई होगी मेरे को लग रहा है टोटली। पतली सी स्ट्रिप है लैंड की बस, यूक्रेन और उस नीस्टर नदी के बीच की। वो भी नहीं चलता। क्या नहीं चलता? यहाँ की सिम कार्ड भी नहीं चलती मोल्डोवा की। अच्छा, अलग है? जाते सिग्नल चले जाते हैं, फिर थोड़ा बॉर्डर के पास आओ तो सिग्नल आ जाते हैं। बॉर्डर भी नजदीक है, छोटा सा है। तो नया सिम लिया तो नया कुछ नहीं लिया? नहीं कुछ नहीं किया मैंने, वाईफाई चला लिया। 1 दिन के लिए गया था क्या? 2-3 दिन था। 2-3 दिन? 2-3 दिन क्या करा वहाँ?
अरे ऐसी हॉस्टल बुक करा ले, मतलब शांति में रहने के लिए। वहाँ पे अच्छा। मतलब टूरिस्ट आते नहीं। मेरे पूरे हॉस्टल में जब मैं रुका था 10 बेड की डॉर्मेट्री थी, सिर्फ अकेला मैं था। और हॉस्टल भी था वहाँ, हाँ हॉस्टल भी था, लेकिन खाली था। लेनिन हॉस्टल नाम था, बिल्कुल खाली था। यार ऐसी जगह जाने में मजा अभी आता है। वॉर हो गई ना, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे भी हाँ, क्योंकि यूक्रेन के नजदीक है, सेफ है। रशिया भी थोड़ी ना गिरा देगा। हाँ, रशिया तो ट्रांसनिस्ट्रिया की मदद करता है बल्कि। हाँ, तो उधर कुछ बॉम्ब ऐसे कुछ अटैक होते नहीं है। तो इसलिए हॉस्टल खाली पड़े थे वहाँ पे जब मैं गया। पर ऐसी जगह जाने में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे वीडियो बनाने से पहले कि ऐसी जगह जाने में मजे आते हैं, क्योंकि ये बड़े शहर बड़े देश सारे एक जैसे से लगते हैं ना। जब ऐसी जगह पे जाओ, मतलब स्टक इन टाइम, स्टक इन द पास्ट वाली जो फीलिंग आती है ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। एनीवे, हमारे होटल के काफ़ी नज़दीक आ गए वो। दोस्तों, वक्त हो गया रात के 9:30। हालांकि रात काफ़ी हो गई थी, यूँ लग रहा था 12-1 बज गए। अभी मैं मेन रोड के थोड़ा नज़दीक आ गया तो वीडियो स्टार्ट करिए। इधर फिर भी थोड़ी लाइट्स है, गाड़ी आ जा रही है। पर मैंने डिसाइड करा कि वापस सेंटर की तरफ कोई जिम ढूंढ के एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज मेरे को पूरा दिन टाइम नहीं लगा वीडियो के चक्कर में जिम जाने का, एक्सरसाइज करने का। हालांकि प्लान था कि दिन में ही ढूंढ लूँ, और कल अपने को यहाँ से निकलना है। यूक्रेन में पता नहीं कितनी आसानी से जिम कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट सेंटर में चल के अभी कोई जिम देखते हैं एक बारी। बाकी कल हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है, और यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी सी रौनक है, लोग बाग दिख रहे हैं। अंदर गलियाँ तो इतनी सुनसान थी इस टाइम, बिल्कुल ही खाली। इधर दिखा रहा है जिम की लोकेशन, बाकी बसेस तो चल रही है अभी तक भी। 9:45 हो गया अभी। ये है जिम शायद, XTZ फिटनेस। चलो चलते हैं, खुला ही है अभी। भाई कमाल का जिम था। बोले कि आपके पास दूसरे जूते होने चाहिए और टावल होना चाहिए। मैं बोला टावल तो मैं भूल गया, मैं टावल खरीद लेता हूँ, आपके पास होगा? बोली हाँ खरीद सकते हो, लेकिन जूते दूसरे होने चाहिए, उसके बिना हम नहीं अलाउ करेंगे। जिंदगी में पहली बार। मैं 125 देश जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर देश में जिम में गया हूँ, लेकिन पहली बार ही किसी देश में जिम में मुझे एंट्री नहीं थी। कारण ये बताया गया कि भी दूसरे जूते होने चाहिए। ठीक है भाई, इनके कोई मैं शिकायत नहीं कर रहा, जिम इनका है, इनके रूल्स है, मेरा जिम नहीं है। पर बस बता रहा हूँ कि अपने को एंट्री नहीं मिली जिम में, क्योंकि दूसरे जूते नहीं थे और टावल नहीं था। कोई नहीं भाई, क्या करें अब। मतलब हालांकि स्पोर्ट शूज़ ही है मेरे, पर ये बोले कि जिम के लिए अलग साफ जूते होने चाहिए, जो सिर्फ आप जिम के लिए यूज़ करो, बाहर पहनने हुए नहीं होने चाहिए वो। दोस्तों, आमतौर पे ना जितनी भी सोवियत कंट्रीज़ है, इनमें काफ़ी ना स्ट्रीट वर्कआउट पार्क्स होते हैं। मतलब पार्क्स दिख जाएंगे, उस पर काफ़ी बेसिक सा इक्विपमेंट लगा होता है। कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट के लिए आप पुलअप्स वगैरह कर सकते हो, डिप्स, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो मैंने गूगल पे तलाशने की कोशिश करी कि आसपास कोई ऐसा पार्क दिख जाए, पर मुझे कोई भी रिजल्ट दिखा ही नहीं आसपास, अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने सोचा रास्ते में से एक ये पार्क गुजरता है, बच्चों का पार्क है, क्या पता इधर कोई बार्स वगैरह लगी मिल जाए जिधर मैं स्ट्रीट वर्कआउट ही कर लूँ, थोड़ा सा पुलअप्स वगैरह कर लूँ। पर यहाँ भी कुछ लगा हुआ नहीं दिखा अनफॉर्चुनेटली। और हालांकि होटल जाके मैं मेरा तौलिया उठा के, मेरे पास एक्स्ट्रा जोड़ी जूते भी है, वो लेके भी वापस लौट सकता हूँ, लेकिन 10 से ऊपर ऑलरेडी बच चुके हैं, और जब तक मैं वापस लौटूंगा 10:15 साढ़े 10 हो चुके होंगे, और आधे घंटे में जिम बंद ही हो जाएगा। बाकी जिम का वन डे पास था 120 मोल्दोवन लीव का, जो कि कितने हुए मेरे ख्याल से 5-6 यूरो, इंडिया के 650 रुपये शायद, जो कि कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। बाकी यूरोप से कंपेयर करें तो डे पासेज जनरली यूरोप में 8 यूरो 10 यूरो के होते हैं, बाकी महंगे देशों में। तो ये था भाई मेरा एक्सपीरियंस यूरोप की सबसे गरीब कंट्री का इन टर्म्स ऑफ GDP पर कैपिटा। अनफॉर्चुनेटली अपन इनके जिम में तो नहीं जा पाए, पर फिर भी काफ़ी चीज़ें जो मैं सोच के आया था कि भी देखने की कोशिश करूँगा इनकी कैपिटल सिटी में, वो मोस्टली चीज़ें हमने देख ली, और काफ़ी हद तक इनकी कैपिटल सिटी तो एटलीस्ट हमने समझ लिया, एक्सपीरियंस कर ली। अब हालांकि यूरोप की सबसे गरीब कंट्री है, और मेरा एक्सपीरियंस सच बताऊं तो इस देश में बढ़िया था। मुझे मज़ा है इस देश में घूमने में ना, इनकी कैपिटल सिटी में। मतलब काफ़ी लेड बैक सी है, मज़ेदार भी है, थोड़ी सी सोवियत वाइब्स भी आती है। दिखता है कि भी हाँ बाकी यूरोप जितनी डेवलपमेंट नहीं है, उतनी मॉडर्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक इंडियन या एक एशियन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको यहाँ सड़कों पे इतनी गरीबी, भूखमरी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप सोचो कि भी यूरोप की सबसे गरीब है तो मतलब चाहे कितना ही गरीब हो, अपने से फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपको साफ़ सफाई सड़कों पर देखने को मिलेगी, और अपने से फिर भी ज़्यादा आप कह सकते हो कि भी थोड़े सिविलाइज्ड लोग दिखेंगे, थोड़े ज़्यादा समझदार, साफ़ सफाई, ऑर्गेनाइज्ड लोग रूल फॉलो करते हुए दिख जाएंगे। अगर आप मन में ऐसी इमेज बनाओगे कि भी सबसे गरीब है, तो हमने जैसे अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्रीज देखी, वहाँ पे दिखती थी भूखमरी, दिखती थी गरीबी। यहाँ पे इतना ओपनली आपको देखने को नहीं मिलेगी, और मेरे मायने में काफ़ी अच्छी कंट्री है यार, काफ़ी सुंदर कंट्री है। मेरे को इनकी कैपिटल सिटी भी सुंदर लगी, अच्छी लगी। लौट के भी मैं दोबारा आऊँगा, इनके बाकी रीजन्स, छोटे शहर, ट्रांसनिस्ट्रिया ज़रूर देखूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी आओ, इस देश को देखो, जानो। मोस्टली नेशनैलिटीज़ के लिए यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, और एज इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स अगर आपके पास शेंगन वीज़ा या फिर US वीज़ा है तो आप इस देश में आके वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। 90 दिन तक शायद आप स्टे कर सकते हो उस वीज़ा पे। बाकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके मत आना, लेकिन एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखना अगर आप इस देश में आओगे तो अपने साथ में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कैरी करना। एक तो तौलिया
और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। यूक्रेन से गुड बाय। दोस्तों, इस बॉर्डर के उस पार सिचुएशन इतनी वॉलेटाइल है कि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और इस वल्नरेबल सिचुएशन में हम खुद को विलिंगली डालने लगे बॉर्डर के उस पार जाके यूक्रेन देश में घुस के। बॉर्डर पुलिस ने यहाँ पे रोक रखा है कई घंटों से, पिछले 3.5-4 घंटों से हमारी इंटेरोगेशन चल रही है, और ये हमें कभी बैग की तलाशी, कभी रिश्वत ले रहे, कभी पैसे मांग रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पिछले 4 घंटों से मैं बिठा रखा है। भाई टाइम देख लो, क्या टाइम हो गया, रात के 11 बजने में 8 मिनट है, अभी भी यहीं बैठे हैं। क्राइटेरिया है जो मोल्दोवा से कार अड़गी, ओहो बस आगे अड़गी। नेशनल थिएटर के बराबर में उधर एक मैच्योर इकोनॉमीज सोशल से सोशल वो यहाँ खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर ये यूरोप में सबसे गरीब है, तो अगर हम यूरोप में होते तो हम तो भिखारी होते।